नाउ वी विल लर्न सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थ्रू नॉलेज डेस्क। और यहाँ पे हम देखेंगे, अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, जिस वक्त कोई सो रहा होता है उस समय अगर आप उसकी बेली को देखेंगे तो बेली के अंदर आप देखेंगे जब वो इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन का प्रोसेस हो रहा होता है तो बेली कभी राइज होती है कभी फॉल होती है। और ये ज्यादा इविडेंटली आप देख सकते हैं उन पर्सन्स में जिनकी बेली पॉट बेली की तरह होती है। तो ये जो मूवमेंट होता है, इस मूवमेंट को बोला जाता है ब्रीदिंग मूवमेंट्स, जिसमें बेली राइज और फॉल का जो मूवमेंट है वो शो करती है, उसको ब्रीदिंग मूवमेंट बोला जाता है। और कितना अमाउंट में एयर अंदर मूव कर रही है और बाहर जा रही है लंग्स से, उसको मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है उसको बोला जाता है रेस्पायरोमीटर। नाउ हेयर विल सी ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। और ब्रीदिंग को रेस्पिरेशन के साथ कंफ्यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये दोनों प्रोसेस अलग हैं। ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट से लेता है थ्रू स्पेशलाइज्ड ब्रीदिंग ऑर्गन्स, जिनमें ट्रैकिया, गिल्स, लंग्स आते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है। और इसके अंदर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ऑफ एयर का प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। वेर एज रेस्पिरेशन में क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है बिटवीन एयर एंड ब्लड, जो कि लंग्स के अंदर होता है, इसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। देन गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू ब्लड। गैसेस का एक्सचेंज होता है बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू सेल्स थ्रू टिश्यू फ्लूइड, जिसको इंटरनल या टिश्यू रेस्पिरेशन बोलते हैं। साथ ही इसमें ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो कि एंजाइम से हेल्थ से होता है। और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है एज एटीपी, और इस प्रोसेस को सेलुलर रेस्पिरेशन या बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन बोला जाता है। देन वी विल सी डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे हमने देख ही लिया है तो हम इसको बहुत ईजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। व्हाट इज ब्रीदिंग? इट इज अ फिजिकल प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन को लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाता है। ब्रीदिंग एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और इसमें रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। देन ब्रीदिंग के प्रोसेस में एनर्जी रिलीज नहीं होती है और रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जब ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का तो एनर्जी रिलीज होती है। ब्रीदिंग सेल्स के बाहर होती है और रेस्पिरेशन सेल्स के अंदर होता है। ब्रीदिंग में किसी भी एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, वेरेज रेस्पिरेशन के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व रहते हैं, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। नेक्स्ट वी लर्न अबाउट लंग कैपेसिटी एंड रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, जिसमें वेरियस पल्मोनरी एयर वॉल्यूम्स और लंग की कैपेसिटीज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे टोटल लंग कैपेसिटी, जिसको टीएलसी बोलते हैं। ये वो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर है जो कि दो लंग्स के अंदर मैक्सिमम इनहेलेशन एफर्ट के बाद रह सकती हैं या रहती हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे इट इज 5100 टू 5800 ml। फिर से देख लीजिए, वो ये उस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर के बारे में बात कर रहा है, यानी कि वो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि प्रेजेंट रह सकता है दो लंग्स में आफ्टर मैक्सिमम इनहेलेशन एफर्ट। आप पूरी तरह से एफर्ट लगा के इनहेल कर लीजिए, उसके बाद जो आपके लंग्स में रह जाता है या होता है मैक्सिमम एयर प्रेजेंट होती है, वो हो गई 5100 टू 5800 ml। नेक्स्ट इज टाइडल वॉल्यूम, जिसको टीवी भी बोला जाता है। ये वो अमाउंट ऑफ एयर है, यानी कि वो वॉल्यूम ऑफ एयर है जो कि अब आप नॉर्मल ब्रीथ करते हैं, क्वाइट ब्रीदिंग, जब नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग होती है उस टाइम में ये इतना अमाउंट ऑफ जो एयर है वो प्रेजेंट रहता है। सो दिस वाज 500 ml, ठीक है। देन कम्स रेजिड्यूअल, जिसको आरवी बोला जाता है। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट इन द लंग्स इवन आफ्टर ब्रीदिंग आउट फोर्सफुली, यानी कि आप बहुत फोर्सफुली जब आप ब्रीद आउट करते हैं, एक्सेल करते हैं, उसके बाद भी कुछ अमाउंट ऑफ यानी कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर रह जाती है, उसको रेजिडियल वॉल्यूम बोला जाता है। एंड इट इज अबाउट 1100 टू 1200 ml। देन कम्स डेड एयर स्पेस। ये वो वॉल्यूम ऑफ टाइडल एयर है जो कि आपकी रेस्पिरेटरी पैसेज में रह जाता है, यानी कि ट्रैकिया और ब्रोंकाई में रह जाता है, जहां पे गैसियस एक्सचेंज नहीं होता है। तो उस एरिया में ही इसका जो अमाउंट है दैट इज इक्वल टू 150 ml। नेक्स्ट इज एल्वियोलर एयर। ये वो रिमेनिंग टाइडल एयर है जो कि एल्वियोलाई के अंदर रह जाती है। टाइडल एयर वो होती है जो हम आराम से जब ब्रीथ करते हैं उसके बाद जो वॉल्यूम ऑफ एयर बचती है उसको हम टाइडल एयर बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं टाइडल एयर वॉल्यूम जो कि इसके अंदर रह जाता है एल्वियोलाई के अंदर, उसको वो होता है एल्वियोलर एयर और इसका अमाउंट है 350 ml। देन कम्स नेक्स्ट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये वो वॉल्यूम ऑफ एयर है जिसको हम अंदर की तरफ यानी कि इनहेल कर सकते हैं फोर्सफुली
ओवर एंड अबव टाइडल एयर, जो टाइडल एयर है उससे ऊपर और उससे ज़्यादा अमाउंट पे हम इसको फोर्सफुली इनहेल कर सकते हैं, तो उस वॉल्यूम ऑफ एयर को हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसकी अमाउंट है 2500 to 3000 ml, राइट। देन एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV इज द एयर दैट कैन बी एक्सपेल्ड आउट फोर्सफुली, यानी कि हम इसको फोर्सफुली एक्सपेल्ड आउट कर सकते हैं आफ्टर ऑर्डिनरी एक्सपायरेशन, ठीक है। तो ये इसका जस्ट ऑपोजिट हो गया, यहाँ पे इंस्पिरेशन की बात करें, यहाँ पे हम एक्सपिरेशन की बात करें। तो यहाँ पे हम कितना ज़्यादा फोर्सफुली एक्सपेल्ड आउट कर सकते हैं ऑर्डिनरी एक्सपायरेशन के बाद में, उस अमाउंट को हम बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और इसकी वैल्यू है 1000 से लेके 1100 ml। नेक्स्ट इज वाइटल कैपेसिटी, जिसको VC शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। ये वो वॉल्यूम ऑफ एयर है जिसको एक्सपेल्ड आउट या एक्सेल्ड आउट किया जा सकता है मैक्सिमम एफर्ट के साथ आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेशन या फिर डीप ब्रीथ के बाद। यानी पहले आपने मैक्सिमम इंस्पायर कर लिया, डीप ब्रीथ ले ली, उसके बाद आपने मैक्सिमम एफर्ट लगाकर उस वॉल्यूम को एक्सपेल्ड आउट किया, तो उसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। तो यहाँ पे उसका जो वैल्यू दिया हुआ है इट इज 4000 to 4600 ml, राइट। यहाँ पे इस डायग्राम में हम देखेंगे किस तरह से वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि एक्सचेंज हो रही है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, उसका यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे डीप ब्रीदिंग, जहाँ पे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 3000 ml है। देन क्वाइट ब्रीदिंग, जिसमें टाइडल वॉल्यूम आएगा 500 ml। देन डीप इंस्पिरेशन, जिसमें एक्सपायरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम 1000 से लेके 1100 ml, और साथ ही आपका आ गया रेजिडुअल वॉल्यूम जो कि 1100 से लेके 1200 ml तक रहता है। ये इनकी अलग अलग वैल्यूज आपको दी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डीप इंस्पिरेशन है, क्वाइट ब्रीदिंग है, देन डीप इंस्पिरेशन है, ठीक है। तो इस तरह से ये फिगर आपका ग्राफिकली इसको दिखाया है, इसकी वैल्यूज को दिखाया गया है, ठीक है। नाउ हियर वी विल सी इफेक्ट ऑफ ऑल्टीट्यूड ऑन ब्रीदिंग, किस तरह से ऑल्टीट्यूड का इफेक्ट ब्रीदिंग पे पड़ता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एयर प्रेशर इन लंग्स इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जितना हमारे लंग्स के अंदर एयर प्रेशर होगा वो बिल्कुल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पे मैक्सिमम होता है। और जैसे ही हम उस लेवल से ऊपर जाते हैं, यानी माउंटेन के ऊपर चलते चलते चले जाते हैं, वैसे ही जो लेवल है इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वो डिक्रीज होने लगता है, राइट। सो हम यहाँ पे देखेंगे विथ डिक्रीजिंग एयर प्रेशर, जब एयर प्रेशर कम होने लगता है तो जो टाइडल वॉल्यूम एयर इनहेल करते हैं हम, उसका जो टाइडल वॉल्यूम होता है वो भी धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। और ये साथ ही साथ जब हाइट इंक्रीज होती जाती है तो ऑक्सीजन कंटेंट भी एयर के अंदर कम होता चला जाता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाती है। और अगर हम सी लेवल से 4500 मीटर्स और ऊपर चले जाते हैं, हाइट पे चले जाते हैं, तो वहां पे एक कंडीशन डेवलप हो जाती है जिसको बोलते हैं माउंटेन सिकनेस, और ये डेवलप होती है बिकॉज ऑफ द डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन। तो जिस पर्सन में ये प्रॉब्लम डेवलप होगी उसके जो सिम्टम्स होंगे वो होंगे डिजीनेस, इसकी वजह से उसको डिजीनेस होगा, नौसिया होगा, वॉमिटिंग फील होगा, और उसको ब्रीथलेसनेस यानी कि सांस लेने में दिक्कत होगी, ठीक से दिखाई नहीं देगा, विजन उसका ब्लर्ड हो जाएगा, सुनना में प्रॉब्लम होगी, सुनाई नहीं देगा, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन भी खत्म होने लगेगा, और कभी कभी कंप्लीट ब्लैकआउट हो जाता है, फेंट हो जाता है, इंसान मर भी जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की जो डिफिशियंसी इतनी वहाँ ज़्यादा हो जाती है कि ऑक्सीजन जब होगी ही नहीं तो कैसे कोई भी इंसान बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव नहीं कर सकता है, राइट। तो ये जो इफेक्ट है इसको माउंटेन सिकनेस बोलते हैं। देन हाइपोक्सिया एंड एस्फाइक्सिएशन, ठीक है। नेक्स्ट वील सी हाइपोक्सिया एंड एस्फिक्सिएशन। हाइपोक्सिया वो कंडीशन होती है जिसमें जो टिश्यूज होते हैं उनको उतनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाती जिनकी उनको रिक्वायरमेंट होती है। और ये कहाँ पे आप फील कर सकते हैं, ये आप ऐसी जगहों में फील करेंगे, आप ऐसी जगह में बैठे हैं जो कि बिल्कुल बंद बंद है, या फिर वहाँ बहुत ज़्यादा लोग हैं, क्राउडेड हैं, और वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, या फिर आप बहुत ज़्यादा हाइट पे चले जाते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड पे चले जाते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन कंटेंट बहुत लो है, तो वहाँ पे हाइपोक्सिया की प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। देन एस्फिक्सिएशन वो कंडीशन है जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और जिसकी वजह से ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होने लगता है। तो इस वजह से क्या होता है, जो टिश्यू सेल्स होते हैं उनको ऑक्सीजन मिलना कम हो जाता है, और इसकी वजह से सफोकेशन होने लगती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं वो पैरालाइज हो जाते हैं, और ब्रीदिंग का जो मैकेनिज्म है वो रुक जाता है। तो अगर
एस्फिक्सिएशन को रिमूव नहीं किया गया जल्द से जल्द तो डेथ भी हो सकती है। तो कैसे ये सिचुएशन कैसे डेवलप होती है, या तो ड्राउनिंग, डूब जा रहे हैं, डूबने से हो जाता है, ठीक है, स्ट्रैंगुलेशन की वजह से हो जाता है, या कोई भी ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन जिससे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो ब्लॉक होने लगता है, ठीक है, उसकी वजह से एस्फिक्सिएशन की कंडीशन डेवलप होती है। तो इसको ओवरकम करने के लिए आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन हेल्पफुल रहता है, ताकि उसको आर्टिफिशियली उसको रेस्पिरेशन कराया जाए ताकि वो सर्वाइव कर सके, राइट। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हाइपोक्सिया एंड एस्फिक्सिएशन, और इसमें डिफरेंस भी आपने समझ ही लिया होगा।